Hello friends, my name is Jasmine and I wish you all are doing well and I hope कि आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लग रही होंगी। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ऐसे 220 दैट इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऑडिटर की क्या ड्यूटी बनती है कि उसे ऑडिट जो है वो क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है उसमें ऑडिट में। तो इसके रिगार्डिंग वो एंगेजमेंट लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करेगा, यानी हर एंगेजमेंट पार्टनर इम्प्लीमेंट करेगा ऐसी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को, ताकि उसे रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए रिगार्डिंग कि वो कंप्लाई कर रहे हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ एंड जो हमारा ऑडिट रिपोर्ट है दैट इज अप्रोप्रिएट। तो जैसे 220 है वो ले करता है कि एंगेजमेंट लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स कौन से लगने चाहिए, और जो एसक्यूसी 1 है वो फर्म लेवल के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग बात करता है। तो इस स्टैंडर्ड में हम फर्दर कवर करेंगे कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर, कंप्लायंस की और एथिकल रिक्वायरमेंट्स कैसे फॉलो होनी चाहिए। अगर कोई नॉन कंप्लायंस होता है तो ऑडिटर क्या करेगा, कोई इंडिपेंडेंस के ऊपर कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होती है ऑडिटर को। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर कोई क्लाइंट रिलेशनशिप हमने एक्सेप्ट करनी है या कंटिन्यू रखनी है उसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर लगाएगा ऑडिटर। नेक्स्ट देखेंगे कि एंगेजमेंट जो टीम है उसकी असाइनमेंट कैसे होगी उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम कवर करेंगे कि जो ऑडिटर है जो पार्टनर है उनको उसको एंगेजमेंट प्रोसेस कैसे प्रोसीजर करेगी, क्या उसे डायरेक्शन सुपरविजन देनी है। और इसमें मेनली हम कवर करेंगे ईक्यूसी रिव्यू, लास्ट में मॉनिटरिंग एंड देन डॉक्यूमेंटेशन बोथ बाय द ऑडिटर एंड बाय द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो चलिए अब देखते हैं हम सबसे पहला पॉइंट हमारा दैट इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी इन ऑडिट। अब जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है ना उसके ऊपर पूरी यानी कि ओवरऑल क्वालिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। जो भी उसे ऑडिट एंगेजमेंट उसको असाइन हुई है तो उसमें वो क्वालिटी मेंटेन कर पाए, और इसके लिए वो जो अपने एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं उनको वो यानी एक तरीके से उसकी बात सारे एंगेजमेंट टीम मेंबर जो है वो फॉलो करेंगे, उसके ऊपर वो एम्फेसाइज करेगा कि तुम लोगों को इन चीजों के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। जैसे जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स है क्योंकि इसके ऊपर यही हमारे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है। देन वो फर्म के क्या क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं उसको कंप्लाई करेंगे। हमारी ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए इसके ऊपर, और वो उनको मतलब जोर देगा इस चीज के ऊपर कि मतलब आपको ऐसे काम करना है, ऐसी क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है कि हमें ये जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सारे अटेन हो जाएं। और कोई भी अगर आपको कोई कंसर्न्स होते हैं तो आप बिना किसी डर के रेज कर सकते हो, और उनको ये बताएगा कि जो क्वालिटी है वो एसेंशियल और इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारी जो ऑडिट परफॉर्म करने हम जा रहे हैं, जो एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये हमने कवर किए थे ऐसे 200 में, दैट इज OIPCC। तो उसके रिगार्डिंग अगर उनका कोई नॉन कंप्लायंस ना हो तो इसके लिए ऑडिटर को अलर्ट रहना पड़ेगा। वो क्या प्रोसीजर लगाएगा कि वो इंक्वायर करेगा एंगेजमेंट टीम से, उनको उनकी प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करेगा कि कहीं कोई नॉन कंप्लायंस नहीं हो रहा। अगर उसे कोई इंडिकेशन मिलता है नॉन कंप्लायंस का तो एंगेजमेंट पार्टनर बाकियों के साथ इन द फर्म जो है उनके साथ बात करेगा, कंसल्ट करेगा और कोई अप्रोप्रिएट एक्शन जो से लगते हैं वो ले लेगा। नेक्स्ट जो हमारा देखेंगे हम दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंडिपेंडेंस के ऊपर क्या करना पड़ता है। इंडिपेंडेंस के ऊपर ऑडिटर को कंक्लूजन फॉर्म करना पड़ता है और उसे एक कंप्लाइंस कि हमने कंप्लाई कर रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के साथ, इसके रिगार्डिंग वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा फर्म से कि क्या क्या हमारे ऊपर रिक्वायरमेंट्स लगती हैं और अभी हम कंप्लाई कर रहे हैं नहीं, उनके मेजरमेंट के साथ उनके रिक्वायरमेंट्स के साथ हम मीट कर रहे हैं या नहीं। फिर वो सर्कमस्टांसिस और रिलेशनशिप्स देखेगा जिसकी वजह से जो इंडिपेंडेंस है उसको खतरा हो सकता है। क्या रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कहीं एंगेजमेंट टीम का कोई बंदा ही ऐसे कोई किसी के साथ जिसके हम ऑडिट करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड ना हो। फिर वो देखेगा कि वो इंफॉर्मेशन जो उसे मिली आइडेंटिफाइड जो ब्रीचेस की जो थी, कोई भी ब्रीच मतलब हम हमारे ऑडिट के दौरान उसे मिली तो वो इवेल्युएट करेगा कि वो ब्रीचेस कैसे हैं, उनको इवेल्युएट करेगा और इससे वो पता लगाएगा कि वो ब्रीचेस कहीं हमारे इंडिपेंडेंस को हर्ट तो नहीं कर रही, कहीं इन ब्रीचेस की वजह से हमारे इंडिपेंडेंस को खतरा हो। इसके रिगार्डिंग अगर उसे लगता है कि खतरा है तो ऑडिटर एलिमिनेट करने के लिए इस थ्रेट्स को अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, और जहां वो अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले पा रहा तो सिंपली वो फर्म को रिपोर्ट दे देगा कि आई एम अनेबल, अपनी इनएबिलिटी की रिपोर्ट वो फर्म को दे देगा। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है कि
एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। अब जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो अपने आप को इसमें सेटिस्फाई करेगा कि जब क्लाइंट की रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने से पहले, कंटिन्यू करने से पहले हमने एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स लगाए हैं या नहीं, और जो जिन कंक्लूजन्स की बेस पे हम ये डिसीजन ले रहे हैं वो क्या एप्रोप्रिएट है या नहीं। और अगर एंगेजमेंट पार्टनर को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कुछ भी मीडिया में गलत खबरें आ रही हैं या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं कर रही उसी एंटिटी, तो वो क्या करेगा, और जो जिसको वो मतलब जो मैटर है वो कंफर्म कर सकता है ऑडिटर को कि विड्रॉ करना पड़ेगा उसे स्टेटमेंट से, उसे अपने ऑडिट एंगेजमेंट से, तो वो मैटर वो अपनी फर्म को कम्युनिकेट कर देगा। ऐसे क्या इंफॉर्मेशन होंगे जो ऑडिटर को अपने फर्म को साथ डिस्कस करना पड़ेगा और जिसकी वजह से उसे अपनी ऑडिट एंगेजमेंट से विड्रॉ करना पड़ सकता है। उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। एग्जांपल है जैसे जो ओनर्स और की मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी वगैरह है उनकी इंटीग्रिटी पे शक हो रहा है। हमारी एंगेजमेंट टीम जो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं उनके पास इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है, जैसे कि हमने अपने आर्टिकल्स को, जैसे हम करने तो हम बैंक ऑडिट जा रहे हैं, बट अभी उस आर्टिकल का पहला ईयर है और वो इतना कैपेबल ही नहीं है कि उनकी कैपेबिलिटीज नहीं है, या फिर अगर कैपेबल हैं वो पर उनको हमने 3-4 जगह अलॉट कर रखा है काम, तो टाइम की प्रॉब्लम्स है, रिसोर्सेज नहीं है जिसके साथ उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए या ऐसा कुछ, यानी ये सारे कंस्ट्रेंट आ जाते हैं कि उनकी एंगेजमेंट टीम के रिगार्डिंग। और फिर आ जाते हैं कंप्लायंस विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, जब हमारी टीम ही या हमारी जो फर्म है वो कंप्लाई नहीं कर पा रही एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ। और सिग्निफिकेंट मैटर्स ऐसे आए हैं ऑडिट एंगेजमेंट में राइज हुए जिनकी इम्प्लीकेशन, जिनकी वजह से हमें ये रिलेशनशिप जो कंटिन्यू नहीं कर सकते हम। तो ये थे रीजंस कि जब ऑडिटर को विड्रॉ करना पड़ सकता है एंगेजमेंट पार्टनर को, और वो इन्फॉर्म करेगा अपनी फर्म को एज सुन एज उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे पॉइंट वो है असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। अब एंगेजमेंट टीम जो कॉम्पिटेंट भी है वो काम करने में और जो कैपेबल ही है, हमारी एंगेजमेंट टीम के साथ साथ ऑडिटर का एक्सपर्ट भी जुड़ता है। जैसे हमने ऐसे 500 में कवर किया था मैनेजमेंट का एक्सपर्ट का, जब हम काम इवेल्युएट करते हैं और उसके काम को समझते हैं, तो वैसे ही हम जब जैसे जिन जगह पे ऑडिटर सफिशिएंट नहीं होता, जैसे एडवाइजरी की सर्विस हो गई, लीगल एडवाइजर की या एक्चुअल सर्विसेज होगी, तो वैसा ही हमारा एक ऑडिटर एक्सपर्ट होता है जो कि एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होता, हम अलग से उसको लेके चलते हैं। और जिनके पास मतलब कि जो कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटीज इनफ हो ताकि वो ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म कर पाए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करके, जो भी उसमें कहीं। और ऑडिटर रिपोर्ट, ये दो मेन ऑब्जेक्टिव ही हैं जो ऑडिटर को, जो उसको हर स्टेज पे गैदर करना है, यानी जो भी चीज वो करेगा तो इन दो पॉइंट्स को, इन दो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए करेगा। ऑडिट एंगेजमेंट एज पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स परफॉर्म हो रही है और उसकी जो ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग जो है ऑडिटर को, जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पूरा वो एनवायरनमेंट ऐसा बनाए एंटिटी के अंदर ताकि जो उसके एंगेजमेंट टीम है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, कंप्लायंसेस करे फॉर्म की पॉलिसीज के साथ, और अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए और एंटिटी की ऑडिट करे जो जिसकी वो करने गए हैं। तो मॉनिटर जब वो करता है एंगेजमेंट पार्टनर, तो उसे उसकी हेल्प से रीजनेबल एश्योरेंस मिलती है कि हाँ, जो पॉलिसीज प्रोसीजर हमने क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग लगाई थी वो रेलिवेंट है, वो एडिकेट है और ऑपरेट हो रही है इफेक्टिवली। क्योंकि जब तक कोई चीज हम जैसे डिसाइड कर लें, जब तक उसकी एप्लीकेशन नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलता कि क्या वो चीज रेलिवेंट थी। जस्ट एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड नॉर्म्स अगर हम बना के रख दें तो वो बहुत हमें उसका एक, जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जब तक उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन नहीं होती, वी कांट डिटर्मिन कि वो कितने रेलिवेंट थे हमारी ऑडिट के लिए, क्या वो एडिकेट बने थे या उनमें कुछ चेंजेस के रिक्वायरमेंट है। तो मॉनिटरिंग जब वो थ्रू आउट द अपनी ऑडिट एंगेजमेंट, जब से वो उनको एंगेजमेंट टीम को समझाएगा बातें, तब से वो इस चीज को मॉनिटर करेगा कि जो हम रीजनेबल एश्योरेंस लेगा कि जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स हमने बनाई थी क्या वो रेलिवेंट है, एडिकेट है और क्या वो ऑपरेट कर रही हैं इफेक्टिवली। देन ऑडिट जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो क्या देखेगा, कंसीडर करेगा, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर मॉनिटरिंग द क्वालिटी। दो चीजें देखेगा, जो मॉनिटरिंग प्रोसेस के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं फर्म की,
फर्म के मॉनिटरिंग प्रोसेस के रिजल्ट क्या है, यानी जब फर्म लेवल पे ही कोई पॉलिसीज प्रोसीजर्स एडिकेट नहीं थी तो वो एंगेजमेंट लेवल पे भी नहीं होंगी। और कोई डेफिशिएंसीज जो कि वेदर डेफिशिएंसीज में अफेक्ट ऑडिट एंगेजमेंट, अगर कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज अराइज होती हैं जब वो मॉनिटर कर रहा था वो सारी प्रोसेसेस को कि वो अप्लाई हो रही है या नहीं, तो कुछ ऐसी अगर डेफिशिएंसीज मिली जिसकी वजह से ऑडिट इफेक्ट हुई होगी, ऑडिट किस वजह से इफेक्ट हुई होगी कि जो हमारा मेन पर्पस था क्वालिटी का वो ही अटेन नहीं हुई, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स थे वो ही फॉलो नहीं हुई, हमारी ऑडिटर की रिपोर्ट थी वो भी एडिकेट नहीं है, वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये सारे उसको इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे मॉनिटरिंग। तो चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर। वो अब इससे कैसे डील करेगा, वो एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो अपनी एंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन देगा, सुपरविजन भी देगा और वो उस चीज का ध्यान रखेगा कि जो हमारे हमारे एंगेजमेंट ऑडिट एंगेजमेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं हम वो एज पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लीगल रिक्वायरमेंट जो उनके ऊपर एप्लीकेबल है उसके कंप्लाइंस के साथ हो, और साथ ही साथ जो भी हम ऑडिटर रिपोर्ट बनाएंगे वो अप्रोप्रिएट हो। तो जो ये दो ऑब्जेक्टिव्स है ये ऑडिटर की ये अचीव होनी चाहिए, उसका ध्यान रखेगा हमारा एंगेजमेंट पार्टनर। अब एंगेजमेंट पार्टनर की क्या ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिव्यूज के ऊपर कि जो भी वो रिव्यू प्रोसेस लगाएगा वो एज पर द कंपनीज जो एज पर द फर्म की जो रिव्यू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा कि जो उसके कंक्लूजन जिस पे भी वो अराइव हुए हैं वो उनके सपोर्ट में है, यानी जो उनके जो कंक्लूजन्स हैं वो एज पर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अटेन करने के बाद ही निकले हैं। वो इन सब चीजों को कैसे चेक करेगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करेगा और साथ के साथ जो एंगेजमेंट टीम थी उसके साथ डिस्कशन करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, अब आता है यहाँ पे एक मेजर टॉपिक कंसल्टेशन का। कंसल्टेशन में ऑडिटर को जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि अगर हमारी जो एंगेजमेंट टीम है अगर वो किसी बाहर से किसी कंपनी से अगर कंसल्टेशन ले रही है तो यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर की ड्यूटी है कि कोई भी अगर डिफिकल्ट इश्यूज आते हैं तो वो उनको कंसल्टेशन दिलवाएगा और सेटिस्फाई होगा कि क्या कंसल्टेशन ले ली गई है, यानी बीच में तो नहीं रुकी, यानी प्रॉपरली कंसल्टेशन जो जहां जहां मैटर्स पे उनको डिफिकल्टी थी वहां पे वो ले चुके हैं। फिर देखेगा कंसल्टेशन के नेचर, स्कोप और कंक्लूजन्स क्या अराइव हुए हैं, और जो भी कंक्लूजन्स निकले हैं उस कंसल्टेशन के वो एंगेजमेंट पार्टनर और कंसल्टेंट के बीच में अग्रीड होने चाहिए, यानी वो दोनों उसके ऊपर सहमत होने चाहिए, और जो कंक्लूजन्स हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड हो चुके हैं। अगर इंप्लीमेंट ही नहीं होगे तो कंसल्टेंट जो हमने कंसल्टेंसी ली उसका फायदा ही क्या। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू वैसे तो हमारे जो जैसे फर्म के जो मतलब हम पार्ट है जो एंगेजमेंट पार्टनर जो फर्म का टाइप पार्ट है तो मोस्टली उसी में ही वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू लगा देते हैं, ताकि जो एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर एक तरीके का ये रिव्यू आता है उसकी एंगेजमेंट टीम के ऊपर का, ताकि क्या वो क्वालिटी वाइज वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, ऑडिट क्या वो प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये मेनली जो है वो दो ही टाइप के एंटिटीज पे लगता है, जो लोग ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनीज की कर रहे हैं उनके ऊपर ये क्वालिटी EQRC एप्लीकेबल होगा, और अदर ऑडिट एंगेजमेंट जिसके ऊपर EQRC एप्लीकेबल EQCR जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो इसमें क्या होगा कि एंगेजमेंट पार्टनर डिटरमाइन करेगा कि जो EQC रिव्यूअर जो कि उसके ऊपर मैंडेटरी था क्या वो अपॉइंट हो गया है या नहीं, डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स उस इंसान उस EQCR रिव्यूअर के साथ वो डिस्कस करेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ध्यान रखेगा कि ऑडिट रिपोर्ट की डेट जब तक EQC जो रिव्यू है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो सकती उससे पहले की डेट नहीं होगी। देन EQCR की अब काम आता है कि जो रिव्यूअर आ रहा है उसका क्या काम होगा। EQC रिव्यूअर जो है वो उसकी क्या इवेल्युएशन करेगा, जैसे डिस्कशन जो उसको सिग्निफिकेंट मैटर्स पता चले अब वो एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करेगा उस मैटर को, रिव्यू करेगा जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जिस पे आप काम कर रहे हो, और आपने उसके बेस पे जो भी प्रोपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि अभी तक ऑडिटर जो की रिपोर्ट है वो पब्लिश नहीं हुई है, वो अभी तक दी नहीं गई है, तो वो अटेंड करेगा कि क्या वो, और साथ के साथ देखेगा कि जो ऑडिटर रिपोर्ट आप बना रहे हो प्रपोज ऑडिटर वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, यानी पूरा कोई नेग्लिजेंस ना हो, इस सब चीज का ध्यान रखेगा। और रिव्यू करेगा जो भी कुछ सिलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं कुछ सिलेक्टेड को जहां पे उसे लग रहा है कि कहीं रिस्क होने का चांस है, यहाँ पे यहाँ कोई गड़बड़ होने का चांस है वहां पे। अब जो लिस्टेड एंटिटी के लिए उसे कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस भी देखनी पड़ती हैं, वो क्या है
कि अब हमारी जो फर्म की इंडिपेंडेंस चेक करेगा, कंसल्टेशन ले लिया नहीं जहां पे रिक्वायर्ड थी, सिलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो वो सिलेक्ट कर रहा है जिसके ऊपर वो इवेल्युएशन, कहीं उसमें पूरी तरीके से जो आपने काम किया है वो रिफ्लेक्टेड हो। कहीं ऐसे ना हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आप हफ्ते भर जाके पूरा ऑडिट एंड में बैठ के आप सिर्फ वर्किंग पेपर्स लिख रहे हो, नहीं, वो प्रॉपरली डेटेड होने चाहिए। जो हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हम कवर करेंगे दैट इज ऐसे 230, उसमें उसके अकॉर्डिंग जो आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए वो पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए, जो रिफ्लेक्ट करे कि आपने वर्क परफॉर्म किया है अच्छे से। अगर अब आता है कि अगर किसी कहीं जगह पे कोई एरियाज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ जाता है, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस किन किन लोगों में हो सकते हैं, एंगेजमेंट टीम में आपस में ही हो सकते हैं, या कंसल्टेंट के साथ हो सकता है, कंसल्टेंट कुछ और कहे और एंगेजमेंट पार्टनर उस चीज के साथ अग्री ही ना कर रहा हो, या फिर एंगेजमेंट पार्टनर और ईक्यूसी जो रिव्यूअर है उनके बीच में कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है। तो इस केस में ऑडिटर को क्या करना होगा, जो भी फर्म की पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंगली उसे वर्क करना होगा, जैसे फर्म की जो भी पॉलिसीज है। लास्ट स्टैंडर्ड का टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन, जो कि हर स्टैंडर्ड में कवर होता ही है। डॉक्यूमेंटेशन किस चीज की होगी, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दो लोग करेंगे, ऑडिटर भी करेगा और रिव्यूअर जो है क्वालिटी कंट्रोल चेक करने आया था वो भी यहाँ पे जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को करेगा रिकॉर्ड अपनी। जैसे कि ऑडिटर क्या करेगा, कोई भी इश्यूज अगर आइडेंटिफाई हुए और उन्होंने कंप्लायंस किया है या नहीं इंडिपेंडेंस के साथ, ये हमने पहले ही देखा था, जब उसे कंक्लूजन बनाना पड़ता है कि मैंने कंप्लाई किया है या नहीं, तो वो वेरियस इन्फॉर्मेशन लेगा, तो वैसे ही तो वो बताएगा कि हाँ हमने कंप्लाई किया है इंडिपेंडेंस के साथ, और कंप्लाई किया है हमने ऑडिट प्रोसीजर लगा के, कि जो जब हमने एक्सेप्ट जब की तो हमने पूरे प्रोसीजर्स लगा के उनके साथ कंप्लाई किया है। अब रिव्यूअर को क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी होंगी, देखिए कि हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं हम, कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट की डेटा है वो हमारी रिव्यू खत्म होने से पहले की ना हो, और वो ये चीज लिख देगा डॉक्यूमेंटेशन में कि मुझे कोई भी ऐसी चीज के बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज नहीं पता जो कि इस एंटिटी में, इस एंगेजमेंट पार्टनर में कोई भी ऐसी अनरिजॉल्व मैटर्स हो जो कि एक अलग ही व्यू देते हो हमारी ऑडिट का, कि हमारा ऑडिट अप्रोप्रिएट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, या कुछ भी ऐसा कि मैं इस कोई भी ऐसे मैटर के साथ फेमिलियर नहीं हूँ, अवेयर नहीं हूँ। तो ये था हमारे ऐसे 220, बहुत इजी स्टैंडर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंडर्ड के साथ, दैट इज एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंटेशन आता है वो वैसे तो हर जहाँ मतलब अलग से इसका स्टैंडर्ड है जो हम कवर करेंगे, बट कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स में भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बातें कही हुई होती हैं, तो इसके साथ साथ हमने उन डॉक्यूमेंटेशन के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करना होगा। वैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है, एक रिकॉर्ड होता है, इसे हम वर्किंग पेपर्स भी बोलते हैं, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। तो ये रिकॉर्ड है ऑडिट प्रोसीजर जो हमने परफॉर्म किए, एविडेंसेस जो भी ऑब्टेन किए, और कंक्लूजन जिस पे ऑडिटर रीच हुआ, दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी थ्री, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूजन पे जो वो रीच हुआ। ऑडिट एविडेंस जो है, ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, ये एक तरीके से एविडेंस है कि आपकी ऑडिट जो थी वो प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म की गई थी एज पर द एसेस, या अगर कोई लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स लगती है उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम जो इस स्टैंडर्ड में कवर करेंगे वो है पर्पसेज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे जो ऑडिटर है कि उसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों रखनी पड़ती है, क्या ऐसा रीजन है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑडिट के लिए। इसके लिए एक निमोनिक है एफएक्यू ऑफ डेप्थ, एफएक्यू ऑफ डेप्थ एफ। अब इसे डिटेल में देख लेते हैं क्या प्रोसीजर्स हैं। जो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगी ये एंगेजमेंट टीम को ये हेल्प आउट करेगी, ताकि असिस्ट करेगी उन लोगों को कि ताकि वो अपनी प्लान एंड परफॉर्म कर ले ऑडिट को, यानी एक तरीके से कि ये एक तरीके से प्रोग्राम ले डाउन होगा आगे फर्दर ऑडिट्स में काम करने के लिए, या फिर उन्हें हेल्प करने के लिए कि प्लान करना और ऑडिट परफॉर्म करना। ये एंगेजमेंट पार्टनर को हेल्प करेगी ताकि वो डायरेक्शन दे पाए, सुपरवाइज कर पाए एंगेजमेंट टीम को, कि अगर जैसे एंगेजमेंट टीम जो है वो साथ साथ अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना रही है, तो जहां पे भी उसको लगा कि ये प्रोसीजर्स एज पर द स्टैंडर्ड नहीं फॉलो हो रहे, तो वहां पे उसे डायरेक्शन दे पाए कि आप ऐसे करो, मतलब उनके काम को ऑब्जर्व कर सकता है वो ऑडिटर इस हेल्प से, इसकी हेल्प से। अकाउंटेबल होंगे यहाँ पे जो एंगेजमेंट पर टीम है, क्योंकि जब भी जो भी वो प्रोसीजर्स करेंगे तो उनको वो चीज अपनी यहाँ पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ले डाउन करनी होगी, तो इस चीज को वो अकाउंटेबल रहेंगे कि हमने जो भी काम करें वो एज पर द जो भी हमारे ऊपर स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग करें।
नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि ये एक रिकॉर्ड ऑफ फ्यूचर ऑडिट्स होता है कि अगर कुछ भी ऐसा कंटिन्यूटी आगे कोई ऐसी ऑडिट आती है तो उसके लिए एक बेस बन जाता है, हेल्प करता है। अगर कोई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू या इंस्पेक्शंस वगैरह होनी है हमारे फर्म की, तो उसमें कि हाँ हमने जो भी वर्क परफॉर्म किया था वो हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिफ्लेक्ट करती है उस चीज को। अगर कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होती है, क्योंकि कोई भी लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है तो उसमें भी हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करती है। तो एफ स्टैंड्स फॉर फ्यूचर ऑडिट्स, A stands for accountability of the engagement team, Q stands for जो भी quality control reviews होने हैं हमारे ऊपर, D stands for direction जो engagement partner देगा उसको अपनी engagement team को, E stands for external जो inspections उनके ऊपर होनी है, and P stands for जो भी planning और performing the audit के दौरान उनके help की जरूरत होती है। नेक्स्ट मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वो है कि फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इतना सफिशिएंट होना चाहिए ना कि कोई भी अगर एक्सपीरियंस जो ऑडिटर है वो देखते ही समझ जाए कि आपने आपके ऑडिट प्रोसीजर्स की एनटीई क्या रही होगी, या कोई भी जो भी आपके रिजल्ट्स निकले भी आपने ऑडिट प्रोसीजर एडिकेट लगाए या नहीं, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए या नहीं, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी आपके ऑडिट में आए और जिन जिन कंक्लूजन पे आप रीच हुए, आपने जहां जहां प्रोफेशनल जजमेंट्स लगाई, तो इन सारे एरियाज का आपके जो ऑडिट है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, उससे पता चल जाता है। नेक्स्ट, ऑडिटर को क्या करना होगा? ऑडिटर शैल रिकॉर्ड द फॉलोइंग वाइल डॉक्यूमेंटिंग एनटीई ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। जब वो एनटीई डिसाइड करता है ना कि हाँ मैंने किस बेस पे अपने प्रोसीजर्स को की एनटीई डिसाइड किया, तो वो इन पॉइंट्स को ध्यान रखता है। जैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कुछ स्पेसिफिक आइटम्स या मैटर जो भी टेस्टेड किए उनकी क्या करेक्टरिस्टिक थी, मुझे यहाँ पे अपने एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर्स क्यों लगाने पड़े, या इन एरियाज को मैंने कम क्यों चेक किया, तो उसकी एनटीई की जो डॉक्यूमेंट मतलब कि वो एनटीई जो उसने डिसाइड की उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये 3 पॉइंट्स जरूरी है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस जो ऑडिट का काम है वो किसने परफॉर्म किया, और क्या वो जो काम था वो कंप्लीट हुआ या नहीं, और क्या जो इस काम को रिव्यू किसने किया, और डेट क्या थी उस रिव्यू की, और एक्सटेंट कितने एक्सटेंट तक उसने ये काम को रिव्यू किया। तो ये पॉइंट बहुत जनरल थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स है जो उसे डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट वन इज साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। अगर एंटिटी के बहुत वेरियस एरियाज हैं, अलग अलग सेगमेंट इतना इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन जो हम चेक कर रहे हैं इन डिटेल उसकी चाहिए, रिक्वायर्ड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स हमने कैसे लगाए हैं, रिस्क आइडेंटिफाई जो हुए, मटेरियल रिस्क, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स उनको बताएगी। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या है, कोई भी अगर एक्सेप्शन हमें डिटरमाइन हुई है तो उनकी नेचर एक्सटेंट क्या है। नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन या बेसिस फॉर कंक्लूजन, जो कि हमें सिर्फ मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन से पता नहीं चलता, हमें अपने कंक्लूजन को भी डॉक्यूमेंट करना पड़ सकता है, या बेसिस फॉर जो कंक्लूजन होता है उसे डॉक्यूमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि जो सिंपली डिटरमाइन नहीं होता कि हमारे काम से या हमारे ऑडिट एविडेंस से, तो उस केस में हमें अपने जो कंक्लूजन है उसे भी और डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। लास्ट इज ऑडिट मेथोडोलॉजीज या जो टूल्स हमने यूज किए अपने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने में, प्रोसीजर्स लगाने पे। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ऑडिटर है उसे अब जो ऑडिट और डॉक्यूमेंटेशन होनी है वो टाइमली प्रिपेयर करनी पड़ती है, जो कि जब जब वो टाइमली प्रिपेयर करता है तो वो एनहांस करती है उसकी ऑडिट की क्वालिटी को, उसके इफेक्ट जो रिव्यूज हैं उसके उसको फैसिलिटेट करती है, और ऑडिट एविडेंस जो भी जिसके बेस पे वो कंक्लूजन को रीच किया उसकी इवेल्युएशन में हेल्प करती है। देन हम देखेंगे कि जब सारी जो भी उसने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है जब वो बना ली है, वो अटेन कर ली है, तो उसके बाद वो उसको एक फाइनल ऑडिट फाइल प्रिपेयर करेगा, उसमें वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वर्किंग पेपर्स है उनको एक जगह पे इकट्ठा करेगा, दैट इज असेंबल करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को इन एन ऑडिट फाइल। असेंबलिंग करेगा वो टाइमली मैनर में, लेकिन टाइमली मैनर एंड द फाइनल ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट, ऑडिट रिपोर्ट कर देने के बाद वो सब कुछ फाइनल करेगा। लेकिन और जब ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिटेन करना पड़ेगा, कुछ भी उसमें से डिलीट नहीं कर सकता जब तक का उसका रिटेंशन पीरियड है, एंड रिटेंशन पीरियड इज 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। यानी कुछ भी उस फाइल में वो चेंजेस नहीं कर सकता जब तक रिटेंशन पीरियड नहीं होता, कुछ भी वो डिलीट नहीं कर सकता उस फाइल में से, फाइनल ऑडिट फाइल में से।
नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन तीन चीजों की होती है। डिस्कशंस जो भी हमने की उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। कोई भी रेलिवेंट रिक्वायरमेंट है हमारे ऊपर डिपार्ट, उसके साथ अगर हम डिपार्ट हो रहे हैं, कुछ फॉलो नहीं कर पा रहे, कोई रीजन होगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है एक ऑडिटर के लिए, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली रिक्वायर्ड होती है। और लास्ट में हम देखेंगे कि कोई भी ऐसे मैटर्स जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद में आए उनको वो डॉक्यूमेंट करेगा। सबसे पहले कोई भी जो डिस्कशन उसने मैनेजमेंट के साथ की, टीसीडब्ल्यूजी के साथ या अदर्स के साथ की, कब की और विद होम, जिनके साथ भी की सिग्निफिकेंट मैटर, वो डिस्कशंस वो बता देगा। कोई भी इंफॉर्मेशन उसे ऐसी मिली जो कि इनकंसिस्टेंट थी विद ऑडिटर्स फाइनल कंक्लूजन, जो भी फाइनल कंक्लूजन के साथ उसके साथ इनकंसिस्टेंट थी, तो वो डॉक्यूमेंट करेगा इस चीज को कि उसने वो इनकंसिस्टेंसी को कैसे दूर किया, कैसे एड्रेस किया उस इनकंसिस्टेंसी को। देन हम देखेंगे कि जब वो रेलिवेंट रिक्वायरमेंट, जैसे ऐसे 200 में हमने ये चीज देखी थी कि वैसे तो हमें रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हमारी ऑडिट को परफॉर्म करना होता है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे आते हैं कि जहाँ पे हमने अल्टरनेट प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हम ऑडिटर को ये लगता है कि डिपार्ट हो रहा है यहाँ पे एक रेलिवेंट स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से वो डिपार्चर हो रहा है, तो उनको रीजंस को डॉक्यूमेंट कर देगा, और जो भी उसने अल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाए उसको मतलब कि उसकी जगह पे, तो फिर वो उन जो भी प्रोसीजर्स है उसको भी वो डॉक्यूमेंट कर देगा। लास्ट में वो रिपोर्टिंग करेगा कि कुछ भी जो मैटर्स उसको ऑडिट रिपोर्ट के बाद अराइज होते हैं, वो सर्कमस्टांसेस कौन से उसने एनकाउंटर किए, और मतलब जो भी उसने एडिशनल प्रोसीजर्स लगाए, न्यू प्रोसीजर्स लगाए और एविडेंसेस ऑब्टेन किए, और उनका इफेक्ट कैसे दिखाया। जैसे हम ऐसे 560 में आगे कवर करेंगे कि कोई भी मैटर्स ऐसे अराइज होते हैं सब्सिक्वेंट टू द ऑडिट, उन सब मैटर्स को वो साथ वो कैसे डील करता है। फिर देखेंगे कि when and by whom the changes into the audit documentation were made and reviewed। जो भी ये चेंजेस वगैरह हमने जो इफेक्ट किए थे ऑडिट रिपोर्ट में, और ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ये चेंजेस किसने किए और कब किए, और इसको रिव्यू किया गया था या नहीं। लास्ट में हम इसमें कवर करेंगे ओनरशिप। ओनरशिप जो होती है वो बस ये जो वर्किंग पेपर्स हैं उसने बनाए हैं तो ऑडिटर की ही प्रॉपर्टी है। अगर अनलेस, बस वैसे तो ऑडिटर की प्रॉपर्टी है अनलेस स्पेसिफाइड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन। अगर कुछ उन्होंने प्रोहिबिशन है जैसे कि गवर्नमेंट को सबमिट करने हैं, अदर देन दैट केस वैसे ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब एज इट इज अगर हम एग्जाम में मिल जाए तो वी कैन गेट मार्क्स फॉर दिस। जैसे ऑडिटर अपनी मर्जी से मे एट हिज डिस्क्रिशन उसका पोर्शन या उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स वगैरह ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अवेलेबल करवा सकता है क्लाइंट्स को जब वो मांगता है, लेकिन उसके साथ उसे कुछ ऐसी चीजें एश्योर करनी पड़ेंगी कि ना तो वो उसके काम को अंडरमाइन करेगा, उसके काम को उसके काम की वैलिडिटी को अंडरमाइन नहीं करेगा, और एश्योरेंस एंगेजमेंट के केस में वो इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन नहीं करेगा, ना तो उसकी ना ही उसके पर्सनल की इंडिपेंडेंस को वो अंडरमाइन करेगा। तो ये था ऐसे 230। इसमें हमने पॉइंट देखे कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पर्पजेस क्या है, उसका फॉर्म एंड कंटेंट क्या है, अगर वो टाइमली मैनर में ऑडिटर को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी पड़ती है। फिर हमने देखा रिटेंशन पीरियड 7 years है, और ये ऑडिट फाइनल ऑडिट फाइल बना लेता है ऑडिट रिपोर्ट के बाद। उसके बाद हमने देखा डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक जहाँ पे 3 पोर्शंस देखे थे हमने, एंड एट लास्ट हमने देखा ओनरशिप प्रॉपर्टी, जो ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी है वर्किंग पेपर। थैंक यू सो मच, होप यू वुड लाइक द वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।